Hello everyone, this is Manisha Chauhan and welcome to Education Unfold Biology. In this video lecture series we are discussing about the cell cycle. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फेजेस क्या क्या होते हैं सेल साइकिल के. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेगुलेशन कैसे होती है सेल साइकिल की बाय सेल ग्रोथ एंड एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल्स. सो लेट अस बिगिन विद दिस. सो नाउ दिस इज़ द डायग्राम जिसके अंदर सेल के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं. जब एक सेल साइकिल में सेल जा रहा होता है तो डिफरेंट फेजेस से अंडरगो करता है. तो जो डिफरेंट फेजेस हैं वो दिखाया हुआ है. एम फेज़ है, G1 है, S है, G2 है. तो जब सेल यहाँ पे एंटर करता है तो वो किस तरीके से इनमें वर्क करता है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो हम उसकी डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, तो कुछ रेगुलेटरी पॉइंट्स होते हैं जो सेल साइकिल की रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. और जो मेजर रेगुलेटरी पॉइंट जो सेल साइकिल का देखा गया है वो है G1 फेज़ में. G1 फेज़ को अर्ली G1 और लेट G1 में डिवाइड कर सकते हैं. तो जो लेट G1 है वहाँ पे एक मेजर रेगुलेटरी पॉइंट देखा गया था सेल साइकिल का. यही वो पॉइंट है जिसकी हेल्प से सेल ये डिसाइड करता है कि वो G1 से S फेज़ में जाएगा या नहीं जाएगा. और ये जो रेगुलेटरी पॉइंट है ये सबसे पहले देखा गया था बडिंग यीस्ट में, यानी कि सैक्रोमाइसिस सीरीवेसिएई में. तो ये जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी पॉइंट जो डिसाइड करता है कि जो सेल है वो G1 से इस फेज़ में जाएगा या नहीं जाएगा, या कैपेबल है जाने के या नहीं है, इसको नाम दिया गया था स्टार्ट पॉइंट. ठीक है, START, स्टार्ट पॉइंट. तो जो लेट G1 में सेल है वो इस स्टार्ट पॉइंट से होते हुए ही एस फेज़ में जाता है. सो यीस्ट में जब कोई सेल इस G1 फेज़ से एस फेज़ में जा रहा है और स्टार्ट पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो पैसेज है वाया स्टार्ट पॉइंट, दिस इज़ हाईली रेगुलेटेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल्स. अब ये एक्सटर्नल सिग्नल्स कौन से हैं जो इस पैसेज को रेगुलेट कर रहे हैं? एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, सेल साइज. ये सारे सिग्नल्स हैं और भी सिग्नल्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं. तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है. अब मान लो कि यीस्ट सेल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत कम है. ठीक है, तो जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट पॉइंट पे अरेस्ट हो जाएगी. इसका क्या मतलब है कि अगर न्यूट्रिएंट कम हुआ तो जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट पॉइंट से आगे बढ़ेगी ही नहीं. वो कहाँ चली जाएगी? वो रेस्टिंग फेज में चली जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट जो है वो एक डिसीजन पॉइंट है जहाँ पे सेल डिसाइड करेगा या डिटरमाइन करेगा कि न्यूट्रिएंट इतना सफिशिएंट है या नहीं है कि आगे सेल जा सके सेल साइकिल में, है ना. अभी सेल को पूरी जर्नी तय करनी है, तो उस जर्नी को पूरा करने के लिए उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट है या नहीं है वो कौन डिसाइड कर रहा है? स्टार्ट पॉइंट डिसाइड कर रहा है. देन वी हैव मेटिंग फैक्टर्स. कुछ पॉलीपेप्टाइड फैक्टर्स होते हैं जो यीस्ट सेल को ये बता देते हैं कि तुम्हें मेटिंग करनी है. वो सिग्नल करते हैं यीस्ट की मेटिंग को. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सिग्नल मिल गया सेल को तो जो सेल है वो सेल साइकिल अरेस्ट में चला जाएगा एट स्टार्ट. अब जो हेप्लॉइड सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग टू एस फेज़. यानी अगर सिग्नल मिला तो वो स्टार्ट पॉइंट पे रुक जाएंगे, आपस में फ्यूज़ कर लेंगे और एस फेज़ में वो जाएंगे ही नहीं. ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ हमारा? मेटिंग फैक्टर हो गया, जो कि कंट्रोल कर रहा है यीस्ट के सेल की पैसेज थ्रू स्टार्ट पॉइंट. नाउ इन बडिंग यीस्ट जो सेल्स होते हैं ना वो जब डिवाइड करते हैं तो उनकी प्रोजनी बनती है. ये जो प्रोजनी सेल्स बन रहे हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. तो लार्ज मदर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड स्मॉलर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. अभी हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो कांस्टेंट रहे. यानी एक मिनिमम साइज़ होना चाहिए कि मतलब हर सेल इस मिनिमम साइज़ तक पहुँचे और फिर वो नेक्स्ट जो भी डिवीज़न है उसके लिए फर्दर पास करे. तो सेल साइज़ मॉनिटरिंग चाहिए हमें. लेकिन कुछ छोटे सेल्स हैं, डॉटर सेल्स बहुत छोटे हैं, और मदर सेल क्या हैं वो थोड़े बड़े हैं, लार्जर हैं इन साइज़. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो डॉटर सेल्स का साइज़ है इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा करवानी है एज़ कम्पेयर टू मदर सेल. अब G1 फेज़ क्या है? ग्रोथ फेज़ है. इससे पहले कि सेल साइकिल आगे बढ़े सेल को हमें G1 फेज़ में रोकना है. कौन से सेल को? छोटे वाले सेल को. तो जो स्मॉलर डॉटर सेल्स हैं वो G1 फेज़ में ज़्यादा टाइम तक के लिए रोके जाएंगे ताकि उनका जो साइज़ है वो उतना हो जाए जितना चाहिए, यानी वो मिनिमम साइज़ तक पहुंच पाए, है ना. तो ये जो सेल साइज़ मॉनिटरिंग है इसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्टार्ट. जो सेल है वो एक मिनिमम साइज़ तक पहुंचता है इससे पहले कि वो स्टार्ट पॉइंट को पास कर ले. अगर सेल उस साइज़ का नहीं है तो वो स्टार्ट पॉइंट को पास नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इस साइज़ को कांस्टेंट बनाने का? कि G1 के अंदर जो डॉटर सेल है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रोक के रखा जाए ताकि वो ग्रो कर जाए ज़्यादा और अपना जो मिनिमम साइज़ है वो अटेन कर ले. और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? स्टार्ट पॉइंट हेल्प कर रहा है.
ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं यही फैक्टर्स रेगुलेट करें सेल की पैसेज वाया स्टार्ट, START, स्टार्ट। ओके। तो ये तो हमने बात करी ईस्ट सेल की कि कैसे ईस्ट सेल के अंदर जो है एक पॉइंट होता है, स्टार्ट पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, लेट G1 फेज़ में प्रेजेंट होता है, और ये रेगुलेशन में हेल्प करता है कि सेल जो है वो आगे एस फेज़ में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। नाउ अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोलिफरेशन की रेगुलेशन के लिए लेट G1 फेज़ में एक डिसीजन पॉइंट होता है। इस डिसीजन पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट एनिमल सेल्स में, एंड दिस इज़ एनालॉगस टू स्टार्ट इन ईस्ट। तो डिफरेंस क्या है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट और स्टार्ट में? डिफरेंस ये है कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट की रेगुलेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स एज अ फैक्टर नहीं रोल प्ले कर रहे हैं। कौन प्ले कर रहा है ऐसा रोल एज अ रेगुलेटरी फैक्टर? वो है एक्स्ट्रासेल्युलर ग्रोथ फैक्टर्स। मतलब अगर अप्रोप्रिएट ग्रोथ फैक्टर्स हैं तो सेल पास कर जाएगा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से और कहाँ एंटर कर जाएगा? एस फेज़ में। ठीक है। और अब कॉन्टीन्यूस प्रोलिफरेशन होगी, एक बार एस फेज़ में आ जाए तो उसके बाद वो कॉन्टीन्यूस रखेगा सेल साइकिल को, इवन इफ़ एक्स्ट्रासेल्युलर ग्रोथ फैक्टर्स अब प्रेजेंट नहीं है। तो EGF यानी एक्स्ट्रासेल्युलर ग्रोथ फैक्टर्स हमें कब चाहिए? जब वो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक। मान लो अब अप्रोप्रिएट ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है, अगर ये वाला केस हुआ कि ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है अप्रोप्रिएट G1 में, तो जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट में चला जाएगा एट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। यानी कि सेल यहाँ से G1 से S में जाने की बजाय G1 से कहाँ चला जाएगा? G0 में चला जाएगा, और वो वहाँ बिना प्रोलिफरेशन के रहेगा G0 में। तो G0 जो सेल्स होते हैं या जो सेल G0 स्टेज में है या फेज़ में है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं, बट वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो सीज हो गई है, यानी कि रुक गई है, और उनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसका भी रेट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब ये जो G0 वाले सेल्स हैं ना, अगर इनको अप्रोप्रिएट ग्रोथ फैक्टर्स या फिर एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मिल जाए ना, तो ये सेल साइकिल की प्रोग्रेशन में वापस से चले जाते हैं, यानी कि ये सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एस फेज़ में चले जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल है स्किन फाइब्रोब्लास्ट, जो कि G0 में अरेस्टेड होते हैं। अब मान लो कि कहीं पे कोई टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया और रिपेयर की ज़रूरत है, यानी कि वूंड हो गया, तो ये जो स्किन फाइब्रोब्लास्ट है इनको स्टिमुलेशन मिलेगी कि अभी तुम्हें ना सेल साइकिल वापस से कंटिन्यू करनी है। ये स्टिमुलेशन कब मिलेगी? जब कोई ज़रूरत होगी। ठीक है। ये स्टिमुलेशन किस फॉर्म में? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स की फॉर्म में। तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे और स्किन फाइब्रोब्लास्ट जो है वो G0 से कहाँ चला जाएगा? वापस से सेल साइकिल को कंटिन्यू करने चला जाएगा। ठीक है। नाउ दीज ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ये कहाँ से आ रहे हैं? जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, तो ब्लड ही इनको रिलीज़ करता है। ठीक है। दे आर रिलीज फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आएंगे फैक्टर्स, स्किन फाइब्रोब्लास्ट जो कि G0 में अरेस्टेड है वो G0 से निकल जाएंगे इनके आते ही। ठीक। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो इसी बारे में था कि कैसे सेल G1 से S फेज़ में जाते हुए रेगुलेट हो रहा है, चाहे वो स्टार्ट पॉइंट हो या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट हो या किसी भी तरीके से हो। हम अभी तक G1 से S फेज़ की जो ट्रांजिशन है उसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G2 से M फेज़ में जाते हुए जो ट्रांजिशन है वहाँ पे कंट्रोल होते हैं। ठीक। जैसे कि सेल साइकिल ऑफ फिशन यीस्ट, स्किज़ोसैक्रोमाइसिस पॉम्बी। इसके केस में क्या होता है, जो ट्रांजिशन होती है G2 से M में जाते हुए वो भी कंट्रोल्ड होती है, और इसको कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं? सेल का साइज़, न्यूट्रिएंट्स, वो सारा यहाँ पे मॉनिटर होता है। अगर सब कुछ चेक है, सही है, तो वो आगे M फेज़ में चला जाएगा। सो इसी का एक और एग्जाम्पल है oocytes ऑफ एनिमल्स। जो वर्टिब्रेट oocytes होते हैं ना, दे आर अरेस्टेड इन G2 फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे ह्यूमंस में डेकेड्स के लिए जो oocytes हैं वो G2 फेज़ में अरेस्टेड रहते हैं, और हार्मोनल स्टिमुलेशन मिलते ही वो क्या करते हैं? वो प्रोग्रेस कर जाते हैं टू M फेज़। G2 के बाद M आता है ना, तो G2 से वो M में चले जाते हैं जब उनको हार्मोनल स्टिमुलेशन मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेल साइकिल की रेगुलेशन में सेल ग्रोथ या एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स वर्क कर रहे हैं, और वो रेगुलेशन हो रही है या तो G1 से जब सेल S में जा रहा है तब, या फिर वो जब G2 से M में जा रहा है तब। So this is all for today. In the next video lecture we will discuss about cell cycle checkpoints. So अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैव अ गुड डे लर्नर्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।